जो आज की पत्रकारिता लोग देखते हैं लाइमलाइट वाली, हम्म। फेमस है यारी मीडिया में आ गए तो एडवेंचर है। बस है, पैसा ही है, नाम है, शोहरत है, दाल रोटी उनकी अच्छी चल रही है उससे। हम्म। अब कहीं खड़े हो जाते हैं तो बस जितने चोटी के पत्रकार हैं जिन्होंने खद्दर पहन के थैली लेके हम्म। फटी चप्पल में घूम घूम के नाम कमाया है, हम्म। उनके नाम की ऐसी बेइज्जती होती है। हम्म। राजेश जी, आप प्रॉपर चैनल की बात कर रहे हैं, हम्म। स्टडी करना, कोर्स करना, जर्नलिज्म करना, सब कुछ करके आना, ये प्रॉपर चैनल था। हम्म। इससे ही पत्रकारिता शुरू होती थी। मैं यही पूछता हूँ कि जो वृत्तपत्र की या पेपर की जर्नलिज्म है, उसमें कितने टाइप के जर्नलिस्ट आपने देखे हैं जो सही में हमारे समझ के बाहर है? है उनको। तो अब प्रिंट मीडिया की तरफ से रुझान लोगों का कम हो रहा है, हम्म। आम जनता का रुझान कम हो रहा है। कम जो पैसे कमाने के लिए भी जाता है आदमी जर्नलिज्म के अलावा, क्या ये सच है? मैं देखते रह गया, मतलब इसकी दिलेरी देखो। हम्म। एक तो चोरी ऊपर, एक तो आप इलीगल गलत तरीके से आप धंधा लगा रहे हो रोड पे, और पुलिस अगर आपको दंड दे रही है, बीएमसी आपको फाइन कर रही है, तो आप उसके अगेंस्ट हमसे मदद चाहते हैं। मदद चाह रहे कि मैंने कहा छोटे छोटे कैमरे आए थे, वो एविडेंस हो गया, बाद में प्रिंट करा के दिखा दे, देख। अच्छा, जो इससे पैसे ले रहे थे उसका भी लोग ले लें, मीडिया वाले। तो इनके जो कमाई के जरिए चालू हुए शुरू, जैसे इलीगल कंस्ट्रक्शन होते हैं, खाली जगह होती है, सरकारी जगह होती है, हाँ हाँ। तो ये कमाई के कई जरिए हैं इनके। तो इसमें दो नंबर के जो समझ लो फैमिली प्रॉब्लम से जो प्रॉब्लम होती है घर की, डोमेस्टिक वायलेंस की प्रॉब्लम, उसकी वजह से भी वो पत्रकार बन जाते हैं। तो मैं उनके केबिन में था, वो आ रहे थे बाहर से, और तो हवलदार, अरे काय हाथ हाथ मिला के एकदम ऐसे आदमी, बोले ये क्या हो गया। तो मैं उनसे मिल के बाहर निकला। और फिर बाद में उसका खर्चा करते हैं एंड देन उसके ऊपर लिखा हुआ होता है 2 रुपए की ₹2। तो कभी पेपर के विक्रेता भी कभी बेचते भी नहीं थे, और फिर वो उनका उनका रूटीन कैसा चलता था, उनका रोजी रोटी कैसा चलता था? क्योंकि अब थोड़े से रूल्स थोड़े से हार्ड हो गए हैं हराने के, अब देने पड़ते हैं। पहले थोड़े से रूल कमजोर थे, नियम, तो उसका लोग फायदा उठाते थे। एक ही आदमी सबका करता है, उसका पैसा देता है, ऐसा कुछ मैंने है? जहां तक मेरे सुनने में आया है कि ऐसे कई लोग हैं, डीटीपी ऑपरेटर्स हैं जो पेपर का काम करते हैं। तो इनका काम होता है टाइप करके आपका दे देना, पेपर पेज बना के आपका दे देना। मुझे अभी ये पूछना है कि ये कार्ड आसानी से मिल जाता है क्या? कि ये ओपन अप नहीं पाते हैं, और इनकी वजह से मीडिया का नाम बहुत धूमिल होता है। वो अपना एजेंडा भी चलाते हैं वहां पर। अभी आपने देखा होगा इलेक्शन अभी जो बीता है हरियाणा का, इसमें जब उसका रिजल्ट दिखाया जा रहा था जिस दिन, उसी में देख रहा था, जब तक हरियाणा के रुझान आ रहे थे स्टार्टिंग में, तो वहां पर मोदी की फोटो चल रही थी बीजेपी के लिए, नाटककारिता और अपना एजेंडा चलाना और एक दूसरे से टांग खींचना, हम इसमें लगे हुए हैं। बैठने के लिए लोग डरते थे, अगर किसी को बुला लें वो कि आप आइए स्टूडियो में, तो उसकी हवा टाइट हो जाती थी। तो उससे ज्यादा कुछ और भी देखने के लिए मिला तो देखने वाला व्यूअर भी जस्टिफाई करेगा। हो रहा है, इमीडिएट मुसलमान खड़े हो गए वहां पर आके, सैकड़ों हजारों की तादाद में। ये नुकसान है। क्या उसको करना चाहिए? क्या ये सही रास्ता है? क्या लोकमान्य तिलक के मोटिव पे हम चल रहे हैं? क्या चल पाते हैं? तो क्या ये एक अच्छा कैरियर बन सकता है? नमस्कार दोस्तों, आज एक नए पॉडकास्ट के साथ में मैं आपके समक्ष आया हूं, और आज का विषय मैंने लिया है जर्नलिज्म, पत्रकारिता, जो कि प्रैक्टिकल जर्नलिज्म क्या होती है, उसमें जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, उसमें ग्लैमर है, उसमें हर तरह का वो जो एंगल होता है जो एक नए नौजवान खून के लिए जाने के लिए उत्सुक करता है कि कुछ करके दिखाए हम। पर सही में वो जर्नलिज्म जिसमें पीजी कोर्स करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, उसके बाद में इंटर्नशिप करते हैं, फिर टेलीविजन जर्नलिज्म हो या फिर वृत्तपत्र की जर्नलिज्म हो, या अभी नए नए निकले हुए अलग अलग चैनल्स है, यूट्यूब की जर्नलिज्म है, तो इस जर्नलिज्म में जाना चाहिए क्या? सही में स्कोप है? और जिसको हम बोलते हैं कि भारत के लोकतंत्र की ये चौथा स्तंभ है, तो ये वाकई मायने में चौथा स्तंभ है या सिर्फ दिखावे का कुछ ऐसा कुछ है? तो ये सब चीजों की एनालिसिस या आकलन हम करेंगे, और हमारे सीनियर जर्नलिस्ट है
राजेंद्र द्विवेदी जी काफी सालों से जर्नलिज्म में है। पत्रकारिता के हर आयाम को इन्होंने देखा है, चाहे वो पेपर जर्नलिज्म हो, टेलीविजन जर्नलिज्म हो, या अर्ली टाइम की जो न्यूज चैनल की जर्नलिज्म होती थी, सीडी की जर्नलिज्म जिसको बोलते हैं, वो भी देखा है। तो हम उनसे बात करते हैं कि सही में जर्नलिज्म में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। आपको क्या लगता है सर, जाना चाहिए जर्नलिज्म में आज के दौर में? राजेश जी, सबसे पहले तो आपको और आपके व्यूअर्स को मैं नववर्ष की बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। हाँ। नवरात्रि की। नहीं, मैंने तो अपने एक्सपीरियंसेस में, अपने बड़ों के एक्सपीरियंसेस में, सीनियर लोगों के एक्सपीरियंसेस में ऐसा अनुभव किया था कि जर्नलिज्म में जाने से पहले आपकी भाषा पे ज्यादा काम करो, आपकी लिखावट पे ज्यादा काम करो, फिर आप जर्नलिज्म सीखो, ग्रेजुएशन हो गया, पोस्ट ग्रेजुएशन हो, तब उसके बाद में आप इंटर्नशिप करो किधर, तब जाके आप पनप के आप कुछ सेगमेंट में आप पत्रकारिता कर सकते हो। क्या ये इस चीजों को कहीं क्रॉस मिल गया है कि कोई भी पत्रकार बन जाता है और वो माइक लेके खड़ा हो जाता है या टैबलेट पेपर चला लेता है? ये रीजन क्या होता है, इसके पीछे के रीजंस क्या है? कोई भी पत्रकार बनता है कि ग्लैमर है, या कोई किसी के प्रति डर दिखाना है, या किसी को इम्प्रेस करना है, या किसी पे दबाव लाना है? क्या लगता है आपको? टेलीविजन पत्रकारिता बाद में बात करेंगे, पहले प्रिंट पे अब हम बात करते हैं। राजेश जी, आप प्रॉपर चैनल की बात कर रहे हैं। हम्म स्टडी करना, कोर्स करना, जर्नलिज्म करना, सब कुछ करके आना, ये प्रॉपर चैनल था। हम्म इससे ही पत्रकारिता शुरू होती थी। यही बराबर प्रॉपर सही तरीका है पत्रकारिता का, बराबर। जर्नलिज्म का। हाँ, जहां तक मैं सुना हूँ यही है। बिल्कुल सही। बिल्कुल यही है। जो पत्रकारिता होती थी, हमारे बहुत ही आदरणीय जिन्होंने केसरी अखबार चालू किया था, लोकमान्य तिलक जी, वो ये सब जो उन्होंने जो किया है, उसका कोई भी आज मोल नहीं है, कोई सानी नहीं है, कोई दोबारा उस तरह से नहीं पैदा हुआ करने वाला। वो चीज भी अब नहीं रही, वो चीजें अब खत्म हो गई हैं। बराबर। अभी जैसे एक दो वर्ड आपने यूज किया, लोग अब अपने स्वार्थ के लिए मीडिया में आ रहे हैं, अपने मतलब के लिए, जैसे बदले की भावना से हुए, या किसी पे अपना प्रेशर जमाना है, अपना आतंक जमाना है, अपना हवा जमाना है। पर इतना आसान है कि ये जर्नलिस्ट बनना फट से, और फिर बाद में आतंक जमा सकते, दबाव बना सकते, फेम पा सकते? आसान है क्या? देखिए अजीत जी, मैं जहां तक समझता हूँ, मैंने देखा है, मेरी नजर में जो भी चीजें आई हैं, इतना भी मुश्किल नहीं रह गया। अच्छा, जर्नलिज्म, एक आपकी बात को पॉज करके पूछता हूँ कि जो वृत्तपत्र की या पेपर की जर्नलिज्म है, उसमें कितने टाइप के जर्नलिस्ट आपने देखे हैं जो सही में हमारे समझ के बाहर है? आप एक्सपीरियंसेस बहुत कर चुके हैं, पत्रकार लोगों की अलग अलग टाइप के देख चुके हैं। किस टाइप के पत्रकार आप देख चुके हैं, और कितने पढ़े लिखे हैं वो, और किस टाइप की पत्रकारिता करके किस रीजन से वो कर रहे हैं, वो भी आप बता सकते हैं? किससे, आप बताओ। देखिए पत्रकारिता सही मायने में तो शुरू हुई थी प्रिंट मीडिया से। बराबर। लिखना, आप लिखिए, आपकी लेखनी में काम करना है, ऐसा नहीं, आपको सही चीज सही समय पे सही शब्दों में लिखने कहने आना चाहिए। बराबर बराबर, एकदम। लेकिन टेलीमीडिया आने से क्या हो गया, लोगों को इमीडिएट खबर मिल जाती है। वहां घटना, बिल्डिंग गिर भी रही, टेढ़ी हो गई, तब तक कैमरा लेके लोग पहुंच जाएंगे, और कैमरा सारे अपने टीआरपी के लिए कैमरा लगा के खड़े हो जाएंगे, और बिल्डिंग गिरते गिरते भी आपको दिखाएंगे बिल्डिंग गिर रही है। तो ये जो डेवलपमेंट आया, जनता ने भी इसको एक्सेप्ट किया, वो भी इसके बहाव में बही, जैसे कहते हैं पानी के बहाव में बहते जाना। जनता भी उस बहाव में बह रही है, उनको भी अच्छा लग रहा है, इमीडिएट मालूम पड़ जा रहा है उनको। तो अब प्रिंट मीडिया की तरफ से रुझान लोगों का कम हो रहा है, आम जनता का रुझान कम हो रहा है, टेलीमीडिया की तरफ ज्यादा बढ़ रहे हैं। मीडिया बढ़ रही है, जिस तरह से नए नए चीजें आ रही हैं, नए नए प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं, सोशल मीडिया के आ रहे हैं, इमीडिएट लोगों को चीजें मालूम पड़ जा रही है, मोबाइल का जमाना है। तो अब ये जो लिखने वाले थे, जो जिनको पढ़ने का शौक था, जिनको लोगों की स्टोरीज, ये सब चीजें अच्छी लगती थी, आज वो जैसे सुनील मेहरोत्रा थे, एनबीटी में लिखते थे, क्या लिखते थे, बहुत अच्छे। मैं तो मुरीद था उनका, मैं भी बचपन से मेरे घर में एनबीटी आता था, मैं बहुत मुरीद था उनका। ये सब इंस्पिरेशन देते थे मुझे इसमें आने के लिए। और क्या लेखनी थी, सिलसिलेवार तरीके से जब वो लिखते थे, और जब आप पढ़ो तो आप उसका विजन आपके आंख के सामने घूमता था कि ऐसे से हुआ होगा। ये होती है लिखने की शैली। लेकिन अब वो शैलियां खत्म हो गई। अब
टेलीमीडिया का जमाना है, अब फुटेज दिखा दीजिए, पब्लिक खुद ही देख लेती है क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। जनता देख लेती है कि अरे हाँ ये बिल्डिंग गिर रही है, या फला एक्सीडेंट हो रहा है, या ये हादसा हो गया, या यहाँ कत्ल मर्डर हो गया है, ये बॉडी पड़ी है, या इनकाउंटर हुआ है। उनको वो खुद ही देख के समझ लेते हैं कि क्या हुआ, उनको डिटेल बताने की जरूरत नहीं। टेक्नोलॉजी का कमाल है। टेक्नोलॉजी आई और उसने मीडिया में एक दो फाड़ पैदा कर दिया। हालांकि आज भी प्रिंट मीडिया के चाहने वाले बहुत हैं। हमारे घर में भी अखबार आता है, आज भी मैं पढ़ता हूँ अखबार, पूरा समझता हूँ उसमें, क्योंकि अखबार जब आप पढ़ते हो तो आपके जहन दिमाग में रहता है, आप उसको देखते हो, पूरा पढ़ते हो, बाकायदा एक वर्ड चीज समझते हो। आप टेली न्यूज पे जो न्यूज आती है टेलीविजन पे, आप वो देखते हो, आप ब्रेकफास्ट कर रहे हो, सुबह खाना खा रहे हो, आप टीवी देख रहे हो, अच्छा ये हुआ, अच्छा ऐसा हुआ, बस आप वो भूल गए, आप अपने निकल गए। आप कहीं बैठे भी हो, ड्राइव भी करो, तो वो सीन आपके आके नहीं चलता रहेगा, तो आप अपने नॉर्मल दुनिया में चले जाओगे। लेकिन अगर आप उसको पढ़ते हो तो कहीं ना कहीं जहन में चीजें वो मेमोरी में रह जाती है। आज हम सब पढ़ाई लिखाई करके कॉलेज करके आए हैं, हमने जो बचपन में क ख ग या ABCD पढ़ा है वो आज तक हमको याद है। जो सिलेबस पढ़ा है हमने सब हमको याद है, वो टेबल्स जो पढ़े हैं हमको याद है, क्योंकि हमने पढ़ा है उसको, बार बार समझा है, दिमाग के जहन में लिया है उसको, तो हमें याद रहता है। अखबारों में कई तरह के नोटिस आते हैं, कई ज्ञान की चीजें आती हैं, वो हम पढ़ते हैं, तो पढ़ते हैं इसलिए हमको दिमाग पे रहता है, क्योंकि वो हमारी बचपन से लेकर अभी तक की रूटीन है लाइफ की। अब देखिए पहले कैसे लेटर खत लिखे जाते थे, तो रिश्ते कैसे मजबूत थे, जुड़े हुए थे। अब वो मोबाइल का जमाना आ गया, प्रिंट मीडिया का जमाना खत्म हो गया। अब लिखने का, अब आप खुद सोचिए, आपने कितने साल पहले किसी को खत लिखा होगा? मुझे तो नहीं याद है कि मुझे 20 साल से पहले मैंने शायद ही किसी को खत लिखा, 20 साल पहले लिखा होगा जिसको भी लिखा होगा। अब वो जमाना नहीं रहा, अब जमाना। पर मुझे ये जानना है कि ये जर्नलिज्म में, चलो ठीक है, ये जर्नलिज्म का एक उसको कहते हैं एवोल्यूशन कह सकते हैं, आगे पीढ़ी की 2 फाड़ होते हैं, 4 फाड़ भी होंगे आगे इंटरनेट का। तो प्रिंट जर्नलिज्म में पावर के लिए भी जाता है आदमी, ग्लैमर के लिए भी जाता है आदमी, कुछ पैसे कमाने के लिए भी जाता है आदमी, जर्नलिज्म के अलावा। क्या ये सच है? बिल्कुल, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करूंगा। प्रिंट मीडिया में जाता है इंसान पावर के लिए, एब्सोल्यूट पावर चाहिए उसको। मेरे एक पर ये पता कैसे चलता है उसको पावर इसमें है? और मैं वही बता रहा था, मेरे एक जानने वाले थे, यही रहते हैं मलाड में ही, वो छोटे मोटे व्यवसायी थे, चप्पल उप्पल बेचने का उनका बिजनेस था। तो वो पत्रकार नहीं थे? नहीं, चप्पल बेचने वाला क्या पत्रकार? हाँ। जो ये रोड पे खड़े होके चप्पल बेच रहा है, उसकी क्या, अगर पढ़ा लिखा होता तो कहीं जॉब करता। हाँ। उनके साथ में दिक्कत ये हो रही थी कि चूंकि रोड पे धंधा था, बिजनेस था उनका, इलीगल था, और BMC वाले उनको परेशान करते थे। कभी पुलिस वाले परेशान करें, हफ्ता हो चलिए। तो पुलिस वालों का भी सिस्टम होता है कि भाई सुना है मैंने ऐसा कि बीट वाले अलग लेते हैं, और वैन वाले, कंट्रोल वाले, जो भी होता होगा वही लोग बताते थे कि सर ऐसा ऐसा हमको परेशान होते हैं, BMC वाले अलग से परेशान करते हैं, हफ्ता ले जाते हैं, फिर भी 1200 रुपया 5000 रुपया ऐसे फाइन मारते हैं। तो वो इससे परेशान थे। तो मलाड में ही एक होटल पे हम लोग चाय वाय पीने, हम लोग काफी पत्रकार वहाँ इकट्ठा होते थे, स्टेशन के सामने एक होटल था, तो वहीं पर कभी बैठे थे, सुना जो पत्रकार लोग कंप्लेन करने के लिए आए, वो मतलब हम लोगों से पुलिस की और BMC की कंप्लेन करने के लिए आए। जैसे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली स्थिति। हमने कहा आप करते क्या हो? बोले मेरी सर शिकायत है, आप लोग जर्नलिस्ट सब बैठे हुए हैं, मदद कीजिए, तो थोड़ी हेल्प कीजिए। हमने कहा बिल्कुल, आप बताइए, हम लोग तो यही हेल्प के लिए, क्या करना, क्या मदद चाहिए आपको? बोले मेरी कंप्लेन है पुलिस के अगेंस्ट और BMC के अगेंस्ट। कैसे? तो उन्होंने कहा अरे वाह, हमारे सबके कान खड़े हो गए, क्या लगता है कोई स्कूप मिला है? हाँ बताइए। सबने घेर लिया, 5 लोग 6 लोग थे हम लोग। बोले सर ऐसा ऐसा मेरा धंधा है उधर, और मैं हफ्ता भी देता इन लोग को, और फिर भी ये लोग ऐसा करते हैं सब बताना शुरू किए। मैं देखते रह गया, मतलब इसकी दिलेरी देखो, एक तो चोरी ऊपर, एक तो आप इलीगल गलत तरीके से आप धंधा लगा रहे हो रोड पे, और पुलिस अगर आपको दंड दे रही है, BMC आपको फाइन कर रही है, तो आप उसके आगे हमसे मदद चाह रहे कि इसमें हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? आप गलत धंधा लगा रहे हो, इलीगल धंधा लगा रहे हो। अगर आपको यही चाहिए, आप प्रॉपर एक एप्लीकेशन देके कुछ लाइसेंस अगर मिलता है आप वो ले लीजिए, परमिट लीजिए, स्टॉल का ले लीजिए, या किसी दुकान में लगाइए रेंट पे लेके,
आप उसमें हम इनलीगल में हम आपकी क्या मदद क्या कर मदद सकते हैं? कर सकते हैं? नहीं कर सकते कुछ। तो अक्सर वहाँ आना जाना था, उठना बैठना था। फिर सेम वही कि कुछ ऐसे लोग थे उसमें आसपास, चूंकि वो स्टेशन के सामने था तो बहुत सारे लोग आते थे। उसमें कुछ तथाकथित पत्रकार भी थे जो इनके अपने टैबलेट साइज पेपर वगैरह चलते थे। तो वो उनसे उनकी सांठगांठ हो गई और कुछ पैसे उसे लिए, शायद हुआ होगा लेन देन। पैसे उसे लेके उन्होंने उसको आई कार्ड एक रिपोर्टर का बनवा लिया। ओके, पत्रकार बन गए। पत्रकार रिपोर्टर उन्होंने, टेबलेट साइज कोई अखबार था उसका, रिपोर्टर बन गए वो। अब भाई रिपोर्टर बन गए हैं वो, अब मीडिया में तो धाक होनी चाहिए उनकी। अब वो ड्रेसअप चेंज किया उन्होंने अपना, बस क्लीन शेव, वो ड्रेसअप अच्छा गेटअप वेटअप पहन के, वो पेन वून लेके, डायरी लेके वो बीएमसी में चक्कर लगाने लग गए। उससे फायदा क्या हुआ? उससे उनको फायदा ये हुआ कि उनको उनके तरह के और लोग मिले जो वसूली, रिकवरी, कमाई, जिनका पत्रकारिता के नाम पर ये बिजनेस था, मतलब ये ऐसे लोगों से भी मिले। उनका ग्रुप बढ़ा, उनका एक अपनी एक अलग ही ग्रुप बन गई, वसूली गैंग। तो वो उनसे उनको नए नए आइडियाज मिले। फिर उन्होंने बीएमसी में बताना शुरू किया कि भाई मैं पत्रकार बन गया हूँ, मैं फला जगह मैं रिपोर्टर हूँ और फला ये हूँ, फला वो हूँ। तो बीएमसी में दबाव डालना, बीएमसी के जो छोटे कर्मचारी थे, दबाव डालना, जैसे वो मुकादम होते हैं या जो बाहर आते हैं जो खबर देते हैं कि ये दुकान है, इन लोगों में उन्होंने अपनी धाक बनाई पहले। मैं जर्नलिस्ट हूँ, मैं ये कर दूंगा। ये डराते कैसे हैं? बेसिक हमको ये समझना चाहिए। ये क्या करते हैं, जैसे रिश्वतखोरी देखिए हर जगह चलती है, आम बात है ये। तो जैसे किसी फेरी वाले से वो रिश्वत लेते थे तो ये लोग उसमें फोटो खींच लेते थे उसकी, या छोटे कोई कैमरे, हैंडी कैम वगैरह लेके रिकॉर्डिंग कर लेते थे। मैं आपको बहुत पहले की बात बता रहा हूँ, 20-25 साल पहले। हाँ, मेरे ख्याल से 2001-2 तो 2 से 5 तक की बात है। तो उसमें छोटे छोटे हैंडी कैम चलते थे, सोनी, पैनासोनिक के से। तो उससे वो रिकॉर्डिंग कर ले और या कैमरे से फोटो खींच ले। नए नए छोटे छोटे कैमरे आए थे, वो एविडेंस हो गया। बाद में वो प्रिंट करा के दिखा दे, देख। अच्छा, जो इससे पैसे ले रहे थे उसका भी लोग ले ले, मीडिया वाले। तो भाई रिपोर्टर थे वो तो। अब उस बंदे को क्या मालूम कि कौन से रिपोर्टर है? उसको मालूम सिर्फ जर्नलिस्ट है, डर जाओ। हाँ, वो तो आई कार्ड दिखा दिए, मैं पत्रकार हूँ, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हूँ, मैं ऐसा, पुलिस मेरी जेब में, मैं ऐसा, मैं वैसा। आम इंसान होता है, उसको तो रोजी रोटी कमानी है 2 वक्त की, 200-500 आ जाए, कमा के घर जाए, परिवार पाले, उसको कहाँ परचने पड़ना है। हाँ साहब, जो बोलते हैं हम दे देते हैं, हमारा धंधा रोड का है, आप भी बोलो क्या चाहिए हम दे देंगे, हमको उठाओ मत। इनको और आइडिया मिल गया, अच्छा इनसे भी मिल सकता है। तो वो भाई जैसे भेलपुरी वाला लगा था तो भेल ही खा लिए। अब भेल खा के वो संतुष्ट हो गए, चलना 20 रुपया बच गया मेरा, 10 रुपया बच गया मेरा। वो उसमें भी खुश हो गए कि चलो ऐसे 10 भेल वाले हैं तो अगर मैं 10 जगह खा लूंगा तो मेरा पेट भी भर गया, पैसे भी बच गए, सब फ्री में, और दबदबा भी रहेगा। वो फुटेज लेके फिर वो उनके सामने बैठते थे, ये देखिए आपने ये किया है, बैठ बजेगी, और वो डर जाएगी, नौकरी चली जाएगी मेरी। ठीक, तो उसका फायदा पहला इन्होंने उठाया कि ये मेरी दुकान है, मेरे आदमी चलाते हैं। अच्छा, चप्पल की दुकान चलने लगी। अब उस चप्पल की दुकान पर रेड पड़ना बंद हो गया। तो ये जर्नलिस्ट का फायदा, ये पहला फायदा हुआ। हाँ। फिर उसके साथ में उनका दूसरा फायदा ये हुआ कि उनके आसपास 3-4-5 दुकानें और थी। भाई यहाँ रेड बंद हुई, वहां तो नहीं। फिर वहां से उन्होंने बात किया कि भाई आपके यहाँ पर से रेड आना बंद हो जाएगा, इतना मुझे दीजिए। अच्छा, मतलब उनसे भी कुछ कलेक्शन। हाँ, तो उनसे अपना पर्सनल कलेक्शन बनवा लिया। सबने बोला ठीक है भाई, अगर अमुक किसी को मान लो हम देते ही, हाँ 10% जा रहा है हमारा, और अगर 2% आपको देके हमारा वो 8 बच रहा है तो 2 देने में क्या हर्ज है। बराबर। तो उन्होंने बोला ठीक है सर, आपको इतना हम दे देंगे, हम रेट नहीं होनी चाहिए। फिर उन्होंने वहाँ प्रेशर बनाया और कि आप फला फला जगह जाओ, ये लाइन को आप छोड़ दो, वरना मैं एक्शन आप लोग के खिलाफ लीगल एक्शन लूंगा और कंप्लेन आपके ऊपर जाएगी। फिर तरह तरह के आइडियाज मिलते हैं इनको, जो सहपाठी भाई मिलते हैं, मिल बांट के खाने वाले। तो इनसे आइडिया मिलता है कि हम एप्लीकेशन बीएमसी में दो, कमिश्नर को दो, मुख्यमंत्री को दो, होम मिनिस्टर को दो, ह्यूमन राइट्स को दो, पुलिस स्टेशन को दो, सीपी ऑफिस दो। इस तरह से जब एक चिट्ठी दिखती है तो वो भी डर जाते हैं कि जाने देना, नौकरी से जाएगी उससे अच्छा यहाँ से नहीं यहाँ कमा लेंगे। और 1 महीने का एक तो उनका फिक्स रहता ही है कि महीने में 1 बार तो हम कम से कम उनको फाइन मारेंगे। अच्छा। वो कंपलसरी होता है, हमको भी दिखाना होता है, ऊपर रिकॉर्ड जाता है सब चीज। तो ये इनकी चल निकली। फिर इसके बाद इनके जो कमाई के जरिए चालू हुए शुरू, जैसे इलीगल कंस्ट्रक्शंस होते हैं,
खाली जगह होती है, सरकारी जगह होती है, हाँ हाँ हाँ। वहां पर लोग मकान बना लेते हैं और गरीब कोई होगा उसको बेचारे को सस्ते में बेच देते हैं। और गरीब सोचता है कि यार मेरे को सस्ते में यहाँ रूम मिल जा रहा है, मेरा नसीब है, चलो ले लेता है वो। उससे क्या मालूम कि ये इनलीगल जमीन है। अच्छा, इलीगली हो जाता है। सरकारी जमीन होती है। अभी आप मलाड में आप देखोगे शांताराम तालाब है, ईस्ट में हाईवे से लगा हुआ। मैं तो खैर यहीं का हूँ, मैंने बचपन से उसको देखा है। बहुत बड़ा हुआ करता था वो, बहुत बड़ा। आज आप जाओगे तो इतने छोटे से एरिया में सिमट गया है वो तालाब। शांताराम तालाब नाम है, आप बीएमसी रिकॉर्ड में भी चेक करोगे तो भव्य दिखेगा वो पहले बड़ा। आज उसपे तमाम उन लोगों ने किया भी है, आमदार लोगों ने, नगर से सबने उसका उद्धार किया है। अपने सबने उद्धार किया, सबने उसका भी अपना भी उद्धार किया है। सौंदर्यीकरण के नाम पे खूब हुआ है, खेल चला है। तो मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि इतने बड़े तालाब को इतना छोटा कर दिया, तो बाकी का हिस्सा का उसके बारे में कौन बात करेगा। तो सबने उद्धार किया, सबका सबका उद्धार हो गया, मकान बनते गए, बिकते गए, फिर सरकारें आती गई और हर सरकार का अपना वो था कि हम 2000 तक के लोगों का फ्री झोपड़ा पक्का कर देंगे। झोपड़ा स्कीम। हाँ, उसके पहले उसके वो था 95 तक वाले फिक्स हो गए, फिर 2000 तक वाले फिक्स हो गए, फिर 2005 तक वाले फिक्स हो गए। अब दहिसर में अगर आपको पता हो, दहिसर वेस्ट में एक आजाद नगर है, आप वहां जाके देखिए। एक जमाने में सिर्फ कूड़े फेंके जाते थे वहां पर, सिर्फ कूड़े फेंके जाते थे, कुछ नहीं था। आज जाके देखिए, विशाल एक नगर बसा हुआ है वहां पर, आजाद नगर। खुद का नाम रख लिया उन्होंने, आजाद है हम। शुक्र है उन्होंने अपने आप को राष्ट्र घोषित नहीं कर दिया, एक आजाद नगर। और वहां पर हर पार्टी के नगर सेवक, हर पार्टी के एमएलए पहुंचे रहते हैं, नेता पहुंचे रहते हैं, सबके ऑफिसेज वगैरह हैं, सबकी वहां से चालू है कमाई। जगह बना बना के हर पार्टी के जो होते हैं लोग थोड़े पावरफुल, वो 10-5 रूम बना के, खोली बोलते हैं, खोली बना लिए और सस्ते में निपटा दिया। अब 4 साल 5 साल तक रहा कोई, वो टीन सेट का पत्रे का बना के, फिर तब तक सरकार आके 2000 तक की झोपड़े परमानेंट हो गए पक्का। अब वो क्या करते हैं, अब उसको उसी को और थोड़ा बढ़ा के औना पौना में वो खरीद लेंगे। फिर अब ऐसा तो चल ही रहा है, वो अलग स्कीम चलते रहता है। तो ये कमाई के कई जरिए हैं इनके, पत्रकार तथा कथित पत्रकारों के। इसमें जुड़ जाएगा कोई तो जैसे किसी मीडिया लाइन हाउस से जुड़ गया, मीडिया हाउस क्या कह रहा हूँ मैं, बहुत बड़ी बात होगी मीडिया हाउस तो। किसी तथा कथित पत्रकार टेबलेट साइज के 8 पन्ने के पेपर से जुड़ गया, जो कि निकलता है पाक्षिक, वीकली, साप्ताहिक, हफ्ते में 1 दिन निकलेगा, 15 दिन में 1 दिन निकलेगा, या मंथली, महीने में 1 दिन निकलेगा, मासिक भी होता है। ये 3-4 जैसे डिविजन्स होती हैं। आप बताइए, एक हफ्ते के अखबार में कितना क्या बना सकता है आदमी, क्या कर सकता है? 10 न्यूज डाल सकता है, ज्यादा से ज्यादा 15 न्यूज डाल सकता है, छोटी छोटी। चलिए 100 न्यूज डाल देगा वो। 1 तारीख से हम अगर पकड़ते हैं, 7 तारीख तक में 7 दिन हफ्ता होता है, और 7 तारीख को अखबार निकाल रहा है, 1 से 7 तक की खबर दिखाएगा ना वो खबर, जो कि ऑलरेडी सारे अखबारों में जो लीडिंग पेपर्स हैं आ चुके हैं, टेलीमीडिया में आ चुका है, सब आ चुका है। तो वो कौन पब्लिक पढ़ेगी उसको? अच्छा, मुझे ये जानना है अभी, थोड़ा सा ट्रैक पे मैं लेके आना चाहूंगा कि पत्रकारों की श्रेणी में मैंने तो पढ़े लिखे पत्रकारों को देखा है, हमारे एल्डर पत्रकारों को देखा है, हमारे पेरेंट्स को भी देखा है कि पढ़ लिख के जाओ, फिर पत्रकार बनो, जो बनना है आप उस पर एक्सपर्ट बनो, फिर बाद में बनो। पर आपके हिसाब में, मैंने आपसे ऑफ द कैमरा भी बात करते हुए मैंने देखा है कि इसमें बार लाइन के भी लोग पत्रकार बन जाते हैं, ट्रैफिकिंग वाले के लोग भी पत्रकार बन जाते हैं, मैकेनिक लोग भी पत्रकार बन जाते हैं, और इसमें 2 नंबर के जो समझ लो फैमिली प्रॉब्लम से जो प्रॉब्लम होती है घर की, डोमेस्टिक वायलेंस की प्रॉब्लम, उसकी वजह से भी वो पत्रकार बन जाते हैं। बहुत अच्छी बात आपने याद दिलाई मुझे। मैं मलाड पुलिस स्टेशन में कुछ साल पहले गया था, कुछ काम के लिए, कुछ हुआ था तो न्यूज के लिए मैं गया था। तो मेरे एक परिचित मिले वहाँ, मैंने कहा भाई यहाँ कैसे? तो पता चला मियाँ बीवी का झगड़ा हो चुका था, वही दारू पी के बीवी को मारना, बीवी रोज तंग आ गई मार पीट के, पुलिस स्टेशन में आई। तो कई दिनों से, मतलब मेरे ख्याल से 1-2 महीनों से उनका आना जाना चालू था। तो मैंने भी समझाया, ठीक है,
क्या बीवी कंप्लेंट करती थी? वाइफ उनकी कंप्लेंट, दारू पी के मारते थे उसको, हम्म। उनकी बीवी पुलिस स्टेशन में आ जाती थी, कभी भी किसी भी हालत में, आधी रात को उठ के आ जावे, किसी तो भी पुलिस कपड़े में। एक्शन लेती थी। पुलिस फिर क्या करेगी, उठाती थी, मारती थी, 151 का चार्ज में अंदर करती थी। इससे 4-5 हो चुका था, 3-4 एनसी हो चुकी थी। तो वो मैटर थोड़ा उनका सीरियस होते जा रहा था, क्योंकि जैसे जैसे एनसी की तादाद बढ़ती है तो फिर वो पुलिस अलग अलग तरह के केस बनाती है, तड़ीपार का केस, ये केस, सब चैप्टर केस ऐसे बनते हैं। तो पता नहीं कैसे ये जो तथाकथित पत्रकार गैंग है इसके टच में आ गया। अच्छा। और कमाइयां हमारी होती थी ठीक ठाक। उन्होंने भी किसी ऐसे ही टैबलेट साइज के पेपर कार्ड, पढ़ने वाले अखबार का और रिपोर्टर का कार्ड खरीद लिया, कुछ पैसे उसे दिए होंगे, जो पार्टी सार्टी करी होगी, रिपोर्टर बन गए वो भी। और रिपोर्टर बनने के बाद एक तो उनकी कमाई भी शुरू हो गई, फिर पुलिस में एक ये कि भाई मैं मीडिया में आ गया, मैं रिपोर्टर बन गया। हाँ, तो पुलिस अच्छा, पुलिस भी थोड़ा सा दब जाती थी कि भाई पत्रकार आदमी है, कोई भरोसा नहीं कब कहाँ क्या इनकी कम्युनिटी के लोग खड़े हो जाए, यूनियन बन जाए, कोई दिक्कत हो तो फायदा हो गया उनको, छोड़ना है। फिर धीरे धीरे कुछ समय बाद मुझे पता चला कि अब वो जब इत्तेफाक था, मेरे एक सीनियर दोस्त थे वहां पर, बाद में सीपी से रिटायर हुए, राजेंद्र सिंह, वहां पर सीनियर बन के आए थे, मैं उनसे मिलने गया उनको बधाई देने। तो मैं देखा तो बड़े आ भगत से वो मैं उनकी केबिन में था, वो आ रहे थे बाहर से, और तो हवलदार अरे काय हाथ हाथ मिला के एकदम ऐसे आते, बोले ये क्या हो गया। तो मैं उनसे मिल के बाहर निकला, तो आए मेरे से मिले, प्रणाम बोला क्या चल रहा है, बोले भैया मैं भी मीडिया में हूँ, अच्छा चल रहा है, चल रहा है। और बोले तुम्हारा घर का झगड़ा चल रहा था, नहीं साहब तो पुलिस उठाती नहीं उनको, अपने दोस्त लोग हैं, कुछ नहीं होता। बोला मतलब, बोले कुछ नहीं, वो आती है, ये लोग 4 डंडे लगाते, दाल भाग क्या ये पका देते हैं, काम बनने लगा। हाँ, बोले वो आती थी कंप्लेन करने उसकी, मतलब उसकी वाइफ आती थी, लेकिन ये पुलिस वाले उसको जरा के समझा के शाम जब डंडे भेज, अरे वो मीडिया में है, तुमको मालूम है क्या उसका हिस्सा हुआ, हमारे खिलाफ कुछ कर दिया तो हम क्या करेंगे, पिता खाता सब, कौन नहीं पिता खाता है। तो मतलब अबला को और भी दबा के पुलिस वाले उसको भगा देते थे। धीरे धीरे बेचारे ने हालात से समझौता कर लिया। पत्रकार कैसे बन गया फिर? वो पत्रकार बन गए। मतलब पुलिस भी अपने दामन को बचाती है, अपनी इज्जत बचाने के लिए पुलिस ने भी पत्रकार बनते हैं। बार का आपको बताता हूँ, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, एक बहुत फेमस बार था, उसके मैनेजर थे, श्रीकांत नाम था उनका, नाम लेने में हर्ज नहीं है, क्योंकि सिर्फ नाम से कोई पहचानेगा नहीं वरना वो मुझे बोलेंगे कि आपने मेरा जिक्र किया। वो बार से थे अपनी लाइन में, उनका भी सेम पुलिस आवे, दमदाटी, कोई क्वार्टर ले जावे, कोई खाना मांग के ले जावे, अब ठीक है, धंधा है उनका, कोई हराम का तो है नहीं भाई, लाइसेंस है उनका, टैक्स पे कर रहे हैं, हर जगह से हो रहा है और आपको दे भी रहे हैं सब लोगों को। तो एक लिमिट तक होना चाहिए, किसी का शोषण एक लिमिट तक हो करो आप, पहले शोषण करना नहीं चाहिए आपको, चलो आप कर रहे हो, आप हाकिम हो, कर रहे हो, एक लिमिट तक करो। वो जब उनका बढ़ गया तो उनके यहाँ तो आना जाना था ही, बाहर था भाई, तो पत्रकारों का आना तथाकथित और हर तरह के लोगों का आना जाना था, तो मिलते जुलते हाय हेलो, उनको 10% 5% पत्रकारों को भी डिस्काउंट डिस्काउंट मिलता था। हाँ, ये देते थे उनको, वो भी ऑब्लाइज हो गए भाई वहां पर हमको 10% डिस्काउंट मिलता है, 15% डिस्काउंट मिलता है, तो किसी ने उनको रिपोर्टर बना दिया, ये रिपोर्टर बन गए। और रिपोर्टर बनने के बाद अब ये भी अपने ताव में कि साहब मेरा होटल चलता है लेकिन मैं पत्रकार बन गया हूँ, ये जाके पुलिस स्टेशन में बैठने लगे, पुलिस पे धाक जमाने लगे, उल्टा आप किधर भी रेड नहीं कर सकते हो, आपको राइट नहीं रेड करने का, पुलिस वालों को कायदे सिखाने लगे। अरे बाप रे। और पुलिस भी कहीं ना कहीं प्रेशर में, जहां अगर कोई ऑफिसर गलत करता होगा तो प्रेशर में आएगा, जो कोई करता रहा होगा वो लोग प्रेशर में भी आ जाते थे। बाकी ईमानदारों से तो भरी पड़ी है पुलिस भी, तो होता था उनका भी, उनके भी जलवे देखे हमने किस तरह से पुलिस वालों की जो टैबलेट्स निकालते हैं, जो पेपर निकालते हैं अपना, और फिर बाद में उसके ऊपर खर्चा करते हैं, वो समझ लीजिए 500 पेपर निकाला, 1000 पेपर निकाला, और फिर बाद में उसका खर्चा करते हैं, एंड देन उसके ऊपर लिखा हुआ होता है 2 रुपए की ₹2, तो वो कभी पेपर के विक्रेता में कभी बेचते भी नहीं थे। और फिर वो उनका रूटीन कैसा चलता था, उनका रोजी रोटी कैसा चलता था, क्योंकि 5000 खर्चा करके 500 पेपर निकाल के वो बना रहा है,
क्या रियली वो जर्नलिज्म कर रहा है अपना खून पसीना समाज को सुधारने के लिए, या फिर कुछ और गोलमाल है? ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया। आप कैसा चलती है कितने सालों से आप खुद मीडिया में हो रहा है, जितने सालों से मैं आपको जानता हूँ, आप बताइए, अगर 8 पेज का टैबलेट साइज का अखबार निकालना है तो उसके लिए पहले तो न्यूज कितनी लगनी है, न्यूज कलेक्शन आप कहाँ से करोगे? एक अखबार खोलने के लिए क्या क्या बेसिक चीज है? पहले तो आपको एक आपका सेटअप चाहिए, ऑफिस चाहिए एटलीस्ट, जहाँ पर बैठ के आप काम कर सको, जो आपका एड्रेस हो, पोस्टल एड्रेस हो, रजिस्टर्ड एड्रेस हो, जो भी हो। 8 पन्ने के अखबार को आप टाइप कराओगे, बराबर, डीटीपी का खर्चा आएगा। आप उसको पकड़ लो, 500 पकड़ लो, सस्ते में पकड़ाता हूँ आपको मैं, 500 रुपये आप डीटीपी का पकड़ लो। कोई मान लीजिए कोई आपको सस्ते में बना कर दे रहा है, जो मल्टीपल लोगों का बनाता है, इससे कट पेस्ट उठा के किया, कुछ टाइप करके नहीं देंगे आपको, ध्यान रखिएगा, टाइप करके आपको नहीं देंगे वो नेट पे से, आज का नया सिस्टम, जो आज का सिस्टम है, नेट पे से वो न्यूज़ेस उठाएंगे, जैसे सेव उठाया, चना उठाया, कुरमुरा उठाया, हल्दी दाल भेल बना दिया, वैसे इससे उससे सबसे एक एक दो दो चार चार न्यूज उठाएंगे, ज्योतिष का उठाएंगे, आपका सब शेर शायरी उठाएंगे, पजल्स डालेंगे और एक पेपर बना देंगे। उन्होंने आपको वो तैयार कर दिया, डीटी पे तैयार कर दिया। अब उसके लिए आप प्रिंटिंग के लिए लेके जाएंगे, किसी प्रिंटिंग हाउस में लेके जाएंगे, तो आप उसके ट्रेसिंग बनेगी पहले, बराबर, वो ट्रेसिंग बनने का आपको लगेगा 1500 रुपये। फिर आप छपवाते हैं कितना है, 100, 200, 500, ठीक है, 3 रुपया 4 रुपया उसका के हिसाब से लगेगा रेट। अब एक लमसम आपका 5000 रुपया पड़ता है मान लीजिए, और वो बिकता नहीं है, बेचता नहीं, उसी पे आ रहा हूँ। मान लीजिए 5000 रुपया उसका खर्चा आता है, हफ्ते का 5000, ठीक, 4 हफ्ता भी अगर हुआ महीने में तो 20,000 रुपया चाहिए आपको। वो आदमी 20,000 रुपया कहाँ से कलेक्ट करेगा? वही, क्योंकि उस अखबार में एक भी एडवर्टाइजमेंट नहीं होगी, बराबर, ठीक, होती नहीं है, कोई स्पॉन्सर होता है ना, कोई स्पॉन्सर होता है, कौन होगा स्पॉन्सर? उस अखबार को कोई जानता ही नहीं। और ये जो छपते भी हैं 100, 200, 500, ये बेचने के लिए नहीं छपते हैं। मतलब ये सबसे बड़ा पॉइंट है इसका, ये छपते क्यों हैं? कैसे? अगर आपको आरएनए नंबर ले लिया है लोगों ने, लेके अब थोड़े से रूल्स थोड़े से हार्ड हो गए हैं आरएनए के, अब देने पड़ते हैं, पहले थोड़े से रूल कमजोर थे नियम, तो उसका लोग फायदा उठाते थे। अखबार बना के सबसे पहले एक लड़का दे देंगे, एक लड़का है जो सबका काम करता है, वो आपका भी करेगा, आप महीने का उसको 1000, 1500, 2000 फिक्स कर दीजिए। वो 10-50 लोगों का जो अखबार है सबका लेके जाता है 10-10 कॉपी, आपका भी 10 ले लेगा। बीएमसी, मंत्रालय, कमिश्नर ऑफिस, हर जगह। अच्छा, सिर्फ ऑफिस में बांटना है? ऑफिस में, जहां दिखनी चाहिए कि आपका ये ओके, वो सरकारी कार्यालय जहां से मैटर करता है, ओके, कि आप एक्टिव हो, आप लाइव हो, मतलब पब्लिक में नहीं बटेगा? पब्लिक से कोई मतलब नहीं, आपको किसी भी स्टॉल पे नहीं मिलेगा, ना रेलवे के स्टॉल पे, ना नॉर्मल जो हॉकर्स होते हैं उनके पास मिलेगा, कहीं नहीं। लोकल बीएमसी में जाएगा, लोकल पुलिस स्टेशन में जाएगा। वहां से क्या फायदा निकलेगा? वहां से फायदा निकलेगा कि उस अखबार में उन्होंने जो कंप्लेंट डाली होगी कि फला जगह पर इनलीगल बांधकाम हो रहा है, उसकी फोटो डाली होगी उन्होंने, या फला जगह पर ये वाइन शॉप जो है रात के 11 बजे तक खुला हुआ है, जबकि 10 बजे का टाइमिंग है। ये फला जगह बियर बार जो है ये 12-2 बजे तक चलता है, 12 बजे रात तक चलता है, सुबह तक चलता है, जो कि गैर कानूनी है, बंद हो जाना चाहिए पहले 12 बजे से पहले। तो ये उस जगह डाल देगा फोटो खींच के, और उनके दुकान में भी डलवा देगा, होटल में, यहाँ पे, मतलब दोनों तरफ डालेगा। हाँ, ये जो 500 छपते हैं ना, इसीलिए कि जैसे कोई ब्यूटी पार्लर का आपने सुना होगा बहुत जगह कि जहाँ पर गलत काम धंधे होते हैं, लेडीज ब्यूटी पार्लर करते हैं, रेट पड़ती है, सब होता है वहां पर ये डाल देंगे, तो वहां पर से इनका कमाई चालू हो जाती है। ये कमाई आती है, इसके लिए ये पेपर छपते हैं। अच्छा, बाकी इस पेपर से कोई भी लेना देना उनका नहीं है मीडिया से, मतलब पूरी तरह से येलो जर्नलिज्म, येलो से कोई भी सरोकार नहीं है जर्नलिज्म से, इनका कोई भी लेना देना नहीं है इसमें। कोई ये सिर्फ इनकी अपनी प्रॉपर आपकी इनकी कमाई के लिए ये जो भी करते हैं, मतलब ये समाज के लिए, ना राजकीय के लिए, ना किसी समाज को इनका कोई अच्छा विजन नहीं पथ देने के लिए, ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ इनकी कमाई, सिर्फ इनकी कमाई, इनका कोई भी विजन नहीं है, ना देश के लिए, ना समाज के लिए, किसी चीज के नहीं, ह्यूमैनिटी के लिए, इंसानियत के लिए, किसी चीज के लिए इनका कोई भी। अच्छा, मुझे और एक, जब ये इलिटरेट लोग पत्रकार बनते हैं तो इनका पत्रकार लिखना भी पड़ता है, तो ये कैसे? जैसे आपने बोला कि एक आदमी ये सब कर देता है, कॉपी पेस्ट कर देता है, या वो वही लिख के दे देता है, तो ये क्या माजरा है?
एक ही आदमी देखिए, सबका करता है या उसका पैसा देता है, ऐसा कुछ मैंने है? जहाँ तक मेरे सुनने में आया है कि ऐसे कई लोग हैं, डीटीपी ऑपरेटर्स हैं जो पेपर का काम करते हैं। तो इनका काम होता है टाइप करके आपका दे देना, पेपर पेज बना के आपका दे देना। पर मैटर कौन देता है? इंटरनेट से हम्म पीटीआई हो गया, हम्म जो भी आपके हो गए, एएनआई से ले लेते हैं। और इंटरनेट पे दुनिया भर की खबरें आती रहती हैं। व्हाट्सएप, यूट्यूब आजकल जितने एक्टिव हैं वो आते रहते हैं। अच्छा, इसमें एक मैं बताऊं कि जैसे अखबार मान लीजिए किसी ने खोला, कोई एक्स नाम का आदमी है, उसने कहीं से 10-20 हजार का जुगाड़ करके आयरन ने नंबर ले लिया, अखबार खोल लिया उसने। अब उसमें वो जो रिपोर्टर्स अपॉइंट करता है वो भी बड़े मजेदार रहते हैं। कैसे? जैसे वो ठेले पे वाले कोई कहीं जाता है रात को, जहाँ भुर्जी पाव खाता है, वो ऑमलेट खाता है रात को निकलता है, वो देखने कहाँ क्या चल रहा है, और रात को खा रहा है, उससे दोस्ती हो गई है। तो अब ठेले वाले का भी सेम प्रॉब्लम, मतलब पुलिस का या रात को म्युनिसिपैलिटी का तथाकथित पत्रकार, इससे सब तो या भाई या गुंडे लोकल या फला पार्टी, ये पार्टी वो पार्टी, पार्टी के कार्यकर्ता, मतलब एक ढाल की तरह। हाँ, तो वो रिपोर्टर बन जाते हैं। वो अंगूठा छाप है, वो भुर्जी पाव वाला है, लेकिन उसके पास कार्ड है। और उससे तो उसके पास कई कार्ड हो, अलग अलग 5, 6, 7, 8, 10 अखबारों के कार्ड हो। क्यों? क्योंकि जब वो आएगा तो उससे उसको डिस्काउंट दे देगा। अरे सर, वापस होता तो 200 रुपये आपका, चलो आप 80 दे दो, और मुद्दल ले लेगा। अच्छा, जितना इसकी कॉस्टिंग आई है, नुकसान ना हो, क्योंकि उससे बड़ा फायदा ले रहे हैं वो। अब उसके पास कार्ड हो गया, मैं भी मीडिया में है अपना। मैंने तो कई भुर्जी पाव की दुकान पे सर जाते समय अगर देखा है, वो अपने आई कार्ड का ही बड़ा प्रिंट आउट निकाल के लगा देते हैं दुकान पे। हाँ, मी वार्ताहर। अच्छा, मुझे ये पूछना है, तो उससे उनको जो एक्स्ट्रा उनकी जो होती है तकलीफें दूर हो जाती हैं। नहीं, ये तो चलो तकलीफें दूर होने वाली, पर मगर कौन से रास्ते से कर रहे हैं तकलीफें दूर? मुझे अभी ये पूछना है कि ये कार्ड आसानी से मिल जाता है क्या? कि इतना आसान है ये जर्नलिस्ट का कार्ड मिलना? देखिए, या फिर लीगल कोई पुलिस के ऊपर कोई एक्शन नहीं हो सकता है कि भाई इसके पास कार्ड आया कहाँ से, क्या ये सही में पत्रकार है? क्या इतना आसान है फट से कार्ड मिल जाना है, या फिर कुछ कोई गलत तरीके से उसको कार्ड पाते हैं? देखिए, तरीका तो ये गलत ही है। कैसे पाते हैं कार्ड, मुझे बताइए। कार्ड मैंने बताया ना कि जैसे ये कार्ड किसका मिलता है, पहले आपको समझिए। ये कार्ड जो लोकल तथाकथित लोग होते हैं, जो कॉल मीडिया में आ जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर एक ऑफिस में लड़का था, प्यून था। तो कुछ समय उसने काम किया, साल 2 साल उसने कुछ काम किया, फिर उसने छोड़ दिया। और अब पता चला है कि काफी साल से वो न्यू बॉम्बे में उसका खुद का अखबार चला रहा है। 8वीं या 9वीं पढ़ा होगा वो, फेल था वो भी। और बस निकला वो, उसको लिंक मालूम पड़ा कैसे क्या होता है। मीडिया लाइन में रहा 2 साल, चीजें उसको अंदर बाहर की मालूम पड़ी, उसने रजिस्ट्रेशन करा लिया। अब एक ऐसे इंसान से जो पढ़ा लिखा नहीं है, जिसका कोई विजन नहीं है, उसको पता नहीं कि क्या होता है मीडिया, एक्चुअल मीडिया क्या होता है, मीडिया का जन्म कहाँ हुआ, किसका उद्देश्य क्या था, किस लिए कितने ईमानदार पत्रकारों को गोली मार दी गई उनकी ईमानदारी के चलते, कितने शहीद हो गए पत्रकार बेचारे देश के लिए, समाज के लिए। उनके बलिदान को से उनका कोई लेना देना नहीं। उनको ये मालूम पड़ गया कि भैया इस लाइन में आने से ये कमाई का बड़ा अच्छा जरिया है, धंधा बड़ा अच्छा चलेगा, कमाई बड़ी अच्छी होगी। अब वो एक 8वीं 9वीं फेल इंसान संपादक बन गया है। अब वो संपादक हो गया है, एडिटर हो, मैं फला अखबार का एडिटर हूँ। तो एक आम इंसान पे, आम जनता जो नहीं जानती है कोई भी चीज, उस पर तो इम्प्रेशन पड़ जाता है। अरे फिर कार्ड बनाने का 2000 5000, जैसा आदमी को काट सके उसको रिपोर्टर बना देंगे, कैमरामैन बना देंगे, असिस्टेंट कुछ भी बना देंगे, सब एडिटर बना देंगे, क्राइम रिपोर्टर बना देंगे। दुनिया भर की विंग्स होती हैं मीडिया लाइन में, वो उसको बना देंगे, उससे पैसे ऐंठ लेंगे। अब वो बंदा उस कार्ड का क्या यूज कर रहा है, इससे उनको कोई लेना देना नहीं। तो एक्शन, अगर पुलिस का एक्शन हो गया, हाँ, पुलिस एक्शन कर सकती है और करना भी चाहिए। मैं तो कहूंगा बिल्कुल करना चाहिए। इस तरह से गलत चीजों में लिप्त हो गया हो आप अखबार, आपको अगर आने का नंबर मिल गया है, रजिस्ट्रेशन हो गया है, ठीक है। पहले तो मेरा तो जो आरएनआई के लोग रजिस्ट्रेशन नंबर देते हैं, मेरा भी उनसे एक रिक्वेस्ट है कि आप देख के दीजिए। आपके यहाँ से एक सरकार को एक कायदा कानून बनाना चाहिए। आज जो मीडिया का जो हाल होते जा रहा है, जो दुर्दशा होती जा रही है,
थोड़ा उनको ध्यान देना चाहिए कि आप किसको भी, कोई भी डालता है 10 नाम दे दीजिए, उसमें से आयर मालूम पड़ा सब रजिस्टर्ड है तो कोई और दीजिए, या कोई करके एक नाम सेलेक्ट हो जाएगा, आपको RNA नंबर मिल जाएगा, अब फिर आपका दुकान चालू हो जाएगी। अच्छा, मैं ऐसे भी सुना हूँ कि कुछ लोग सिर्फ कार्ड पाना चाहते हैं, ना वो पत्रकार है, ना वो पत्रकारिता में भाग लेना चाहते हैं, ना रिपोर्टर, मगर उनको कार्ड चाहिए होता है सिर्फ, और वो पा लेते हैं। तो कैसे पाते हो? एग्जैक्टली ऐसे ही, इसी जरिए से। जैसे क्या होता है कि बहुत सारे लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस प्रॉपर नहीं होता, यार आपको ड्रंक एंड ड्राइव में उनको गाड़ी चलाने का शौक होता है, निकलते हैं ड्रंक एंड ड्राइव का डर होता है, तो ऐसे में लोग कुछ जुगाड़ करके ऐसे ही जो होते हैं, क्योंकि आप किसी बड़े इसमें हाउस में जाएंगे, मीडिया हाउस में, तो वहां पर आपको अपॉइंटमेंट लेटर देके नहीं मिलता। वो तो देखा है। आप कितने भी बड़े इसमें जाइए, हाँ मिलेगा भी तो वो जो उस लेवल के होंगे, एडिटर, सब एडिटर या बड़े लेवल पे, ऐसा वहां सब मिल रहा है, अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिलता। आप उनको ज्वाइन करिए, आपको आई कार्ड दे देंगे, विजिटिंग कार्ड सब प्रोवाइड हो जाएगा, लिमिटेड वो भी आप करिए। लेकिन यहाँ पर ये कार्ड आप आसानी से पा सकते हो। तो देने वाला जो संपादक होता है उसको डर नहीं लगता कि ये कुछ गलत काम करके, तो वो कुछ अपना समझ होनी चाहिए ना उनको इतनी। नहीं, वो सेफ्टी के लिए भी कुछ करता था वो अपने? नहीं, कोई नहीं। जैसे मेरे नॉलेज में, जो मेरे जानकारी में जो दो तीन लोग थे, उसमें एक दो लोगों ने तो एक फॉर्म बनाया था अपना, क्या फॉर्म भरिए, और उसमें उन्होंने एक दो लाइन जो नॉर्मल होती है, स्टार वाली लाइन, कि ये जो भी लीगल करेंगे, एक्टिविटी करेंगे, तो उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है, और उनका कार्ड नहीं बच जाता। ये उनका सेफ्टी का एक वो था मैनुअल, कि हमने तो उसमें लिखा हुआ है कि इसमें ऐसा कुछ नहीं, जो भी करेंगे लीगल एक्टिविटी तो हम जिम्मेदार नहीं है, तो आज से हमारा रिपोर्टर नहीं। फिर वो एक से बोला थे, बट वो ऑथेंटिक नहीं है। आपने उसको जब लिया, एक बेस होता है, पहले कुछ लोगों को मैंने देखा कि वो उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये वो जिनको जेन्युइनली चलाना था, ऐसा नहीं कि सब ऐसे होते हैं। कुछ लोगों का विजन होता है कि नहीं, हम मीडिया में आए और हम कुछ अच्छा करें, समाज के लिए करें, और आगे बढ़े, कुछ बुराई वो दिखाएं, ये करें वो करें। कुछ लोग आते हैं उस तरह से भी, अपनी टीम बढ़ाने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे कुछ ना कुछ ऐसा ही होता है उनके साथ भी, और ये ओपन अप नहीं पाते हैं, और इनकी वजह से मीडिया का नाम बहुत धूमिल होता है। तो मैं तो चाहूंगा कि सब ध्यान दे, इस तरह पुलिस भी ध्यान दे कि जो तथाकथित पत्रकार है, इनको बैन कराया जाए, इनके ऊपर कुछ एक्शन लिया जाए, जिससे एक्चुअल पत्रकारों जो है उनकी प्रतिभा दुबली प्रिंट में बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक में बात करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक में किस तरह की जर्नलिज्म है, कैसे पत्रकार बनता है, या बनता है तो सही पूर्ण में उसको सैलरी मिलती है, अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है तो कब मिलता है या क्यों नहीं मिलता है? देखिए, टेलीमीडिया थोड़ी सी अलग है इससे। आजकल की जो युवा जनरेशन है, वो आना चाहती है तो टेलीमीडिया में, प्रिंट मीडिया पे उनका रुझान नहीं है। हाँ, आप गांव खेड़े से या देहात तरफ से लोग, जो जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, जिनके बाप दादा या ऐसे जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, इसमें कुछ लोग होते हैं जो जिनका रुझान प्रिंट मीडिया की तरफ होता है, लेकिन वो भी एक सीढ़ी की तरफ पे आते हैं कि यहाँ से हम जाना, एंड ऑफ द डे उनको भी टेलीमीडिया में होता है। और जो टेलीमीडिया में लोग आते हैं, तो उसमें भी उनकी कई महत्वाकांक्षाएं होती हैं कि भाई इसमें आ जाएंगे तो पहले तो फेमस हो जाएंगे, टीवी पे हम आएंगे, हमारा नाम हो जाएगा, हम एक सेलिब्रिटी बन जाएंगे। उनका भी कुछ ये उद्देश्य नहीं होता। आज मैं कई स्कूल कॉलेज अगर मैं जैसे जाता था कुछ विजिट पे या किसी चीज से, तो जब किसी को मालूम पड़ता था कि हमें मीडिया पर्सन लोग बात करते थे, तो लड़के लड़कियां जो भी हो, उनका था सर हमको भी आना है, हम भी मीडिया लाइन में आना चाहते हैं। और मैंने कहा क्यों, आपका क्या विजन, क्या आपका उद्देश्य क्या आने का? सर बहुत नाम होता है उसमें, मीडिया में आना, टेलीविजन में आना, और ये सवाल पूछना। मतलब उनकी बातों में वो वजन नहीं था कि उनका विजन क्या है, आने का मेन रीजन क्या है। मीडिया में आप समाज के लिए आना चाहते हो, आप बदलाव लाना चाहते हो, आप जो चीजें मीडिया आप देखते हो समाज में कि ये हो रहा है, लेकिन कोई उठा नहीं रहा है इस मुद्दे को, मैं ऐसे मुद्दे को उठाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, वो सब बातें नहीं होती उनकी। उनका होता है, जैसे अभी मेरे टच में एक थी मैडम, वो मीडिया लाइन में आई, मास उन्होंने जर्नलिज्म वगैरह किया, मास कम्युनिकेशन किया, अच्छे से पढ़ाई की, वो आई मीडिया में, और एक
स्ट्रगल करके वो एक चैनल में लग भी गए। फिर उन्होंने ले लिया इंटरटेनमेंट, फिल्मों का, और फिल्मों की जो भी पार्टियां होती थी वो उसमें जाना शुरू किया, फिल्मों के इंटरव्यूज देने शुरू किए, स्टार के, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर्स के। फिर किसी थर्ड पर्सन से मुझे मालूम पड़ा कि जब कहीं मिलने जाते थे वो, तो पहले इंटरव्यू कर ले सेलिब्रिटी से, बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर से, फिर धीरे से अपना फोटो और अपनी प्रोफाइल पहले तो खिंचवा उछवाले उनसे, फिर अपना अपनी खुद की एक प्रोफाइल देने के, सर मेरा भी इंटरेस्ट एक्चुअली भी फिल्म लाइन में आने का था, और मैं थोड़ा यहाँ हूँ, तो अगर कुछ हो सके तो देखिए ना से मेरे लिए। ये किस ये अप्रोच कर लेते थे। ऐसे इसके पीछे का क्या ये एंगल है? मीडिया, उन्होंने मीडिया को एक जरिया बनाया। कैसे आज स्ट्रगल इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री में जाइए, बहुत स्ट्रगल है, बहुत। आप देख लीजिए आज जो सुपरस्टार बने हुए हैं, अब उनके बैक को पीछे तरह जाएगी जब बैकग्राउंड में, तो देखिए कितना स्ट्रगल किया है उन्होंने, इतना स्ट्रगल करके बंदा आज ऊपर आया है। ऐसे आपकी सारी देख लीजिए जो भी है, चाहे पंकज हो, चाहे पंकज त्रिपाठी, मनोज वाजपेयी हो, कितना स्ट्रगल किया है। ये लोग ये स्ट्रगल नहीं करना चाहते हैं। अच्छा। इनको शॉर्टकट नजर आता है कि हम मीडिया में आ गए, पहले हमारा कनेक्शन हो जाएगा उनसे, अरे ये तो मीडिया वाला है, तो एक एंट्री का रास्ता मिल जाएगा। अच्छा, एंट्री के रास्ते के लिए रिपोर्टर बना, एंट्री के रास्ते के लिए रिपोर्टर मीडिया लाइन में आए। और सिर्फ फिल्म लाइन में नहीं, और भी जगह, काफी जगह अप्रोच हो जाता है। अगर आप मीडिया में हो तो आपको एंट्री इजी हो जाती है। अच्छा, कहीं भी जाना हो, एक्सेस जल्दी मिलता है, एक्सेस आपको आराम से मिल जाता है। चाहे आप पुलिस हेडक्वार्टर में जाना चाहो, मंत्रालय में जाना चाहो, अभी एक्सेस पाने के लिए लोग आज मीडिया की तरफ रुझान कर रहे हैं। हालांकि थोड़ा नजरिया अगर चेंज करें तो बहुत अच्छा स्कोप है मीडिया लाइन में। आप आइए, आज देखिए अंजना ओम कश्यप हुई, श्वेता सिंह हुई, आप टॉप लीडर में महिलाओं को देखेंगे कितने बड़े लेवल पे है। पहले हम जब छोटे थे, आपको शायद सलमा सुल्तान याद होगी, दूरदर्शन का। हाँ, उससे पहले उसी दरमियान स्मिता पाटिल जो अभिनेत्री थी, वो भी पहले एंकर थी, रीडर थी, एंकर थी, वो न्यूज पढ़ती थी। फिर वो, चलो वो तो खैर बहुत बड़े परिवार से थी, तो उनका एक्सेस अलग ही था, ऑलरेडी टच में थी सबकी। क्योंकि पहले एक आध दो महिला होती थी और शिद्दत से होती थी, आज महिलाएं बहुत आ रही, लेकिन सब उस चोटी तक नहीं जा पा रही है। रूबिया लियाकत जी हो गई, आप नाम देखिए, उनके काम देखिए, शिद्दत से लगी रहती है वो, ऑनेस्टी ईमानदारी से लगी रहती है। उनके आप आर्गुमेंट्स को देखिए, बढ़िया नॉलेज देखिए उनका। लोग आज अपने नॉलेज के दम पे नहीं आ रहे। ये न्यूज चैनल में जैसे न्यूज तो पहले के जमाने में 30 मिनट का होता था, दूरदर्शन के जमाने में हम देखते थे, या न्यूज कोई भी होता है तो पूरी दिन भर की खबरें 30 मिनट में समझा दी जाती। अभी ये पूरे दिन का चैनल हो गया है, तो इसके पीछे क्या लॉजिक होता था? कैसा था ना, पहले तो न्यूज को लेकर इतनी अवेयरनेस भी नहीं थी, तो 30 मिनट की न्यूज में काफी कुछ दिन भर की खबरें, वो खास खबरें, इतने बड़े इंडिया में बहुत सब होता है, थोड़ा बता दिए। फिर जो आया 24 घंटे न्यूज का जमाना आया, अब इन्होंने चालू तो कर दिया है, लेकिन फंडा ये है कि इसमें दिखाएंगे क्या ये 24 घंटे में आप क्या न्यूज दिखाओगे, कितना न्यूज दिखाओगे। न्यूज़ें बहुत है, नो डाउट, 24 घंटे अगर आपकी कैपेसिटी है दिखाने की तो आप दिखा सकते हो, लेकिन यहाँ होता नहीं है। होता क्या है, 1 घंटे का स्लॉट बनता है और वो 2 बार रिपीट हो जाता है, तो आपका 3 घंटा तो इसमें निकल गया। ठीक, एक ही न्यूज को कई तरीके से बताया जाता है। मोदी अमेरिका गया, ठीक है, मोदी का अमेरिका में जोरदार स्वागत, मोदी अमेरिका पहुंचे, फला एयरपोर्ट पे वो उन्होंने लैंड किया, बहुत गर्मजोशी से स्वागत, वाइडन ने गले लगाया मोदी को। अलग अलग 4 हेडिंग, एक ही न्यूज की 4 हेडिंग बना कर दे देंगे, क्योंकि न्यूज है ही नहीं ज्यादा। और न्यूज अगर है भी तो न्यूज को एडिट करना, उसको बनाना, एंकर करना, इस सब में टाइम लगता है, खर्च होता है, बराबर, वो भी निकलना चाहिए ना खर्च। इतना रिपोर्टर्स रखना, एडिटर रखना, स्टाफ रखना, मेंटेनेंस देना, लाइट बिल, हर चीज, मटेरियल का, सबका खर्च होता है। ये खर्च कहाँ से निकलेगा? ये खर्च आएगा एडवर्टीजमेंट से। तो उतनी एडवर्टीजमेंट मिल रही है कि नहीं, वो भी तो देखिए। आप प्राइम टाइम पे हो, किस समय आपकी न्यूज चल रही है, जो एडवर्टीजमेंट होता है इसके रेट्स भी अलग अलग होते हैं। प्राइम टाइम के अलग होते हैं, दोपहर के अलग है स्लॉट, शाम का अलग है, रात का अलग है, उसके हिसाब से प्राइस फ्लक्चुएट होते हैं। लाखों रुपए सेकंड के हिसाब से चलता है रेट्स में। आप कितना कलेक्शन कर रहे हो। अब मेन यहाँ पर लड़ाई है टीआरपी की। ओके, तो ये टीआरपी जितना ज्यादा उतना पैसा उसका ज्यादा, जिस चैनल की टीआरपी ज्यादा उसको उसकी एडवर्टीजमेंट का रेट उतना ज्यादा।
तो टीआरपी के लिए कुछ भी न्यूज दिखाते थे या फिर क्या, मतलब जो ऑथेंटिक जो रियल न्यूज है वही दिखते थे या कुछ बड़ा देखिए चढ़ा के टीआरपी के लिए न्यूज तो दिखाते हैं, जो न्यूज है एक्चुअल तो वही दिखाएंगे, लेकिन इसके अंदर बढ़ा चढ़ा के अपना एजेंडा घुसा के, अपनी चीजें घुसा के, थोड़ा सा मिसगाइड करके, थोड़ी गलत तरीके से भी न्यूज दिखा के, एक ही न्यूज फेक को न्यूज भी होती थी। कुछ न्यूजें आई है ऐसे बीच में, कुछ न्यूजें आई है कि एंकर्स लोगों ने और रिपोर्टर्स ने माफी भी मांगी है उस न्यूज के ऊपर। बड़े लेवल के पत्रकार थे जिन्होंने एक दो गलत न्यूज चलाई जिसमें उन्होंने माफी भी मांगी है। अपना एजेंडा उन्होंने सेट किया। कैसा होता है, जर्नलिस्ट है, ठीक है, छोटा हो चाहे बड़ा हो, एडिटर हो, है तो इंसान, उसकी अपनी सोच, अपना अपनी उसकी पसंद है। आप किसी पार्टी को पसंद करते होंगे, मैं किसी पार्टी को पसंद करता हूँ, बराबर। हर इंसान की अपनी एक चॉइस होती है। वो अपना एजेंडा भी चलाते हैं वहां पर। अभी आपने देखा होगा इलेक्शन अभी जो बीता है हरियाणा का, इसमें जब उसका रिजल्ट दिखाया जा रहा था जिस दिन, उसी में देख रहा था, जब तक हरियाणा के रुझान आ रहे थे स्टार्टिंग में, तो वहां पर मोदी की फोटो चल रही थी बीजेपी के लिए, कांग्रेस के लिए राहुल की फोटो चल रही थी। और ये बहुत बड़े पत्रकार हैं और विदेश में जाके मार खा के भी आ चुके हैं ये अपनी इन्हीं हरकतों की वजह से। ये उनका एजेंडा था। और जैसे जैसे वो बीजेपी का ग्राफ बढ़ने लगा और कांग्रेस का कम होने लगा, तुरंत उन्होंने राहुल की फोटो हटा के वहां पर खड़गे की फोटो डाल दी। अच्छा, मतलब वो ये चाटुकारिता जिसे गोदी मीडिया जो नाम दिया गया है, ऐसे लोगों को दिया गया है गोदी मीडिया। क्योंकि कहीं न कहीं प्रशासन और सरकार से जुड़े हुए लोग हैं, सरकार या इस तरह से लोग भी मीडिया पे प्रेशर मेंटेन रखते हैं। क्या प्रोपेगेंडा की पत्रकारिता भी चलती है कि भाई एक को फेवर करना है, किए जा रहे, न्यूज गया भाड़ में? हाँ, ये भी होता है, बहुत तरीके से होता है। एक बहुत ही काबिल नाम है रवीश कुमार, आपने सुना होगा। उनका एजेंडा कुछ ऐसे ही था। वो हुई बरखा हुई, बहुत चोटी के पत्रकार लोग हैं, कई मैं क्या नाम लूं, कितनों का नाम लूं, इनका एजेंडा यही था। इसी के तहत आज इनका करियर भी खत्म हो गया है। आज लोग अपना अपना यूट्यूब चैनल खोल के बैठे हुए हैं। बराबर। रवीश कुमार तो अडानी ने और अंबानी के उनके पीछे इतना लग गया एनडीटीवी कि एनडीटीवी बिक गया, अडानी ने एनडीटीवी खरीद लिया और रवीश कुमार को वहां से भागना पड़ा। और आज वो अपना एक छोटा सा ऐसे चला रहे हैं, कहीं मुंह मार रहे हैं, क्योंकि अपने एजेंडे की वजह से हो गए। आपको शायद पता होगा, पहले जब प्राइम मिनिस्टर्स थे कांग्रेस के या कोई भी, जब विदेश दौरे पे जाते थे तो इनके साथ में एक जत्था जाता था, टीम जाती थी पत्रकारों के 10 15 20 25 ऐसे टॉप लेवल के पत्रकार ये वहां जाते थे, 5 स्टार भी रुकते थे वहां, रहना खाना पीना और सबको एक खंबा दारू बढ़िया ब्रांड वाली सरकार की तरफ से दी जाती थी। मतलब सरकार पूरी खर्चा उठा रही है। अब उसमें सरकार अगर कुछ गलत भी कर रही है तो वो लिखते नहीं थे वो चीज, तो मतलब सरकार के फेवर में ये हो गई गोदी मीडिया। तो आज के दौर में भी होता है। मोदी ने ये कल्चर को बंद कर दिया। अच्छा, मोदी कहीं जाते हैं तो पहले तो पत्रकारों को ले जाने बंद कर दिया साथ में। वो जिसको भी आना है, आपका चैनल है, आपका मीडिया हाउस है, वो सब इतना कमा रहे हैं, आप अपने हिसाब से आइए लीजिए। हाँ, वो वहां पर के एंट्री के लिए सब चीजें आसान थोड़ी कर देते हैं, वीजा वर्क। बाकी मोदी ने कम्प्लीटली बंद कर दिया। मोदी ने पत्रकारों को एक दायरे में रखा है, आपकी जहां तक लिमिट है आप वहां तक आइए, उसके आगे एंटर नहीं, जैसे कांग्रेस के अदर गवर्नमेंट में होता था। तो आज मोदी के एंटी भी बहुत सारे हो गए, क्योंकि मलाई खाना ये खाना बंद हो गया। तो उनके कुछ काम होते थे, रिलेशन होता सरकार से अच्छे हो गए हैं, आपके अगेंस्ट में हम कुछ लिख नहीं रहे हैं, आपके फेवर में हम लिख रहे हैं हर चीजें, हमारा ये काम है। जैसे आप मान लो आप एक बिजनेसमैन हो, आपको किसी चीज का लाइसेंस चाहिए, कोई पास कराना है, कोई टेंडर पास कराना है किसी का, आपने मेरे से कांटेक्ट किया, मेरे सरकार से अच्छे ताल्लुक आते हैं क्योंकि मैं चाटुकार हूँ, मैं उनकी गोद में बैठा हूँ, मैं गोदी मीडिया हूँ उनका, तो मैंने बोला सर मेरा एक दोस्त है खास, जरा कर लीजिए। मैंने आपका काम इंटरनेशनल लेवल पे क्या हमारा इतना नीचे क्यों है स्टैंडर्ड ऑफ, जैसे 100 के नीचे हम पहले 10 में भी नहीं है, हम टॉप 10। हाँ, ये है टॉप 10 टॉप 20 हम नहीं है, क्योंकि हम मीडिया के उस लेवल को छू नहीं पाए हैं। क्या वेस्टर्न वर्ल्ड का इंटरेस्ट कुछ और है, इसके लिए हमको दिखाते हैं वैसा? हाँ, उनकी जो सोच थीम है वो हमसे बहुत अलग है। हम एक्चुअली यही फंसे हुए हैं, हम चाटुकारिता और अपना एजेंडा चलाना और एक दूसरे से टांग खींचना, हम इसमें लगे हुए हैं। हम मॉरलिटी और एक्चुअलिटी से हम बहुत दूर हैं, तो हम इस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं। अच्छा, कि क्या हो रहा है।
हम अपना जेब भरने में लगे हुए हैं, हम अपना चीज देख रहे हैं, हम एक्चुअल एजेंडे को लेके नहीं बैठते हैं। और वो उनकी जो सोच है, उनकी थीम अलग है। आप उनके यहाँ अमेरिका में कुछ होता होगा तो जर्नलिस्ट मामूली सा होता है कि वो मिनिस्टर आप ये किए, वो भिड़ जाता है, लेकिन यहाँ पर हम नहीं भिड़ पाते। अगर हम जानते भी हैं कि किसी ने कुछ गलत किया है, क्राइम किया है, हम उससे रिस्पेक्टफुली बात कर रहे हैं। हम उसको वो उसकी औकात दिखाने वाला काम जो मीडिया को करना चाहिए, मीडिया कर ही नहीं रही है। जैसे वेस्टर्न वर्ल्ड में है, हमने देखा है कि बहुत बार अलकायदा वालों ने या एसएस वालों ने जो वहाँ के पत्रकारों को, वेस्टर्न पत्रकारों को उठाया, गर्दन काट दी उनकी, तो उनके पत्रकारों में उतनी निर्भीड़ता है कि वो वॉर जोन में जाके पत्रकार करते हैं, और हमारे यहाँ पे तो उधर कोने कोने में जा खड़े रहे कि फलाने ने इधर कर दिया, इधर कर दिया, इधर, मतलब उतनी डेयरिंग नहीं दिखती जो डेयरिंग दिखाते हैं। हाँ ठीक है, ये है, लेकिन कुछ डेयरिंग है भी अगर लोगों में, तो उसको पनपने नहीं दिया जाता। इसको कहते हैं खोजी पत्रकारिता, जो आपने बताया, इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म। वो जाते हैं अपना, वहाँ डीपली रहते हैं, सिविलियन बन के रहते हैं, एक जासूस की तरह, एक एजेंट की तरह वहां पर काम करते हैं, चीजें निकालते हैं, क्योंकि उनको उनके चैनल को चीज देनी होती है, उनके चैनल को एक्चुअलिटी दिखानी होती है समाज में। उनको टीआरपी वहां भी है, लेकिन उनको एक्चुअलिटी दिखानी है। हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ इस चीज पे जोर नहीं दिया जाता, तमाशा बना दे। हमारे यहाँ बिल्कुल तमाशा बनाया जाता है। एक न्यूज चल रही है, कुत्ते ने फला 4 लोगों को काट लिया, ये कोई न्यूज है? अभी मैंने कुछ दिन पहले चैनल पे देखी, बहुत सारे चैनल ऐसी ऐसी खबरें आती हैं, ऐसी ऐसी न्यूज आती है, कोई न्यूज है नहीं। न्यूज का स्तर गिरा दिया है, न्यूज का स्तर वो नहीं है। आप इंटरनेशनल लेवल पे जाकर देखिए न्यूज किस तरह से दिखाई जाती है। और हमारे यहाँ अगर डिबेट भी हो रही है, आप डिबेट्स में देखिए जैसे मच्छी बाजार लग जाता है, बराबर से हम कोई तमीज से बात नहीं करते हैं, गाली गलौज तू में हमें एक साथ में सब बोलने लगते हैं। तो मैं खुद अभी देखता हूँ न्यूज, इतना होता है किच किच में चैनल चेंज कर देता हूँ। हर इंसान यही कर रहा है आज, कोई भी इंटरेस्ट ले ही नहीं रहा उसमें। आप बाहर के डिबेट्स देखिए, परफेक्टली सवालों के जवाब देते हैं, उनके सवाल देखिए नपे तुले सधे होते हैं, मुद्दे पे होते हैं, कट टू द पॉइंट होते हैं, कोई घुमावदार, कोई लल्लू चप्पू नहीं होती, कोई वहां पर गोदी मीडिया नहीं है। अगर आपने गलत किया है तो आप चाहे यूएस के प्रेसिडेंट ही क्यों ना हो, बिल क्लिंटन जैसे को भी गद्दी छोड़नी पड़ी अपनी, बराबर, वो चीज यहाँ पर नहीं होती। यहाँ पर प्रेशर होता है, सरकार का प्रेशर होता है, उनके लोगों का प्रेशर होता है, मिनिस्ट्री का, और मंत्र आज उनके ऑफिसर्स होते हैं। अगर आपने कुछ सच दिखाने की कोशिश भी की तो आए तो आपको खरीदा जाएगा या तो दबा दिया जाएगा। हाँ। तो इसमें जो उभरना भी चाहे वो नहीं कह पाते। एक अर्नब गोस्वामी का भी जो मैटर हो गया था, बहुत अच्छा नाम लिया आपने। सरकार के लोगों ने उनके खिलाफ, उसने कुछ किसी नेता का नाम लिया था, असल नाम लिया था, जिसके वजह से, देखिए मैं, आप जिक्र कर रहे हैं, मैं बताता हूँ। वो वाकया हुआ था सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड से। उसमें ये बात कही जा रही थी कि वो सुसाइड नहीं, हत्या है। इसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और आज तक वो खटाई में है। ये होता है बैलेंस करना। उसमें नाम तो आया था उस समय की जो सरकार थी शिवसेना की, उद्धव और उनके बेटे का, उनका इन्वॉल्वमेंट है, और उसका नतीजा देखने को भी मिला। जैसे उन्होंने बोलना शुरू किया अर्नब जी ने, और तुरंत सामने में उसका रिएक्शन आया, उन पर एक्शन है, उनको खींच के घसीट के ले जाया गया, उनके साथ में मारपीट हुई, लॉकअप में, वैन में उनको मारा पीटा गया, सब कुछ हुआ, उनकी आवाज दबा दी गई। अब देखियो पहले की तरह मुखर वक्ता नहीं रहे हैं, अब वो दब गए, शांत हो गए। वरना एक जमाने में उनके सामने बैठने के लिए लोग डरते थे, अगर किसी को बुला लें वो कि आप आइए स्टूडियो में, तो उसकी हवा टाइट हो जाती थी। ठीक है, अब ये खुद शांत होकर बैठे हुए। इस तरह से यहाँ पर दबाया जाता है मीडिया को। कोई आवाज उठा दे, अगर आपको पसंद नहीं आई है तो फिर या तो आप सरेंडर हो जाओ या खत्म हो जाओ। पर आज के डेट में सोशल मीडिया इतनी स्ट्रांग हो गई कि जर्नलिज्म नीचे डाउन आ गया है, क्योंकि जर्नलिस्ट जो बोलना चाहता है उससे पहले चार, जो अगर वो दबाना भी चाहता है तो सोशल मीडिया पे आ जाती है, ट्विटर पे डाल सकते हो, फेसबुक पे डाल सकते हो, इंस्टाग्राम पे डाल सकते हो, यूट्यूब पे डाल सकते हो। एक सामान्य नागरिक भी कहीं से शूट कर लेता है और डाल देता है। तो पत्रकार अगर सच भी बोलना चाहे तो 10 गुना सच्चाई आपको सोशल मीडिया में मिलती है। तो इससे फायदा हुआ है, नुकसान हुआ है? देखिए, व्यूवर्स का फायदा हुआ है, मतलब सच मिलता है उनको देखने के लिए, इंटरटेनमेंट के लिए चीज मिलती है, इंटरटेनमेंट हो रहा है उनका। सच से किसी को कोई लेना देना नहीं। आप भी रील्स देखते होंगे, कुछ आया है फॉरवर्ड कर दिया। पहले तो ये समझना मुश्किल है कि इसमें कितना सच और कितना फेक है। आप जो यूट्यूब वगैरह पे चल रहा है आजकल, सोशल मीडिया पे चल रहा है, इंस्टाग्राम पे चल रहा है, इसमें तो समझ में नहीं आता है, लोग अपने रील्स बढ़ाने के लिए, क्योंकि वहां से उनको कमाई हो रही है।
यूट्यूब से, इंस्टा सबसे उनकी कमाई हो रही है। उसके लिए नई नई फेक न्यूज़ें बनाई जा रही है, नया नया प्रोपेगेंडा किया जा रहा है ताकि उनकी रील्स बढ़े, उनके व्यूअर्स बढ़े। लेकिन इसकी वजह से जो मीडिया जगत है, एक्चुअल मीडिया है, इसका तो नुकसान हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर सच्चाई उनसे दोगुना ज्यादा अच्छी सही होती थी, ऑथेंटिक होती थी। जो जर्नलिस्ट एक नपी तुली जानकारी देते थे, तो ये समझ लो कि भी एक पिक्चर या एक वीडियो 1000 वर्ड से ज्यादा बोल देता है। चीज जो चीज वहां पे दिखती है वो रियल है कि अनरियल है, वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। देखिए, अगर आप किसी पर्टिकुलर चीज को इन्वेस्टिगेट करके आप कर रहे हो, तो वो डिपेंड करता है ना कि आप किस तरह से कर रहे हो। एक जो शिक्षित, एजुकेटेड, ट्रेंड जर्नलिस्ट होगा, उसके सवाल, उसकी सोच, उसका विजन अलग होगा। वो प्रॉपर चीजों को चैनलाइज करके बोलेगा। ठीक। सोशल मीडिया पे जो आज बोलते हैं लोग, ये इनको नॉलेज तो होता नहीं कि हमें प्रेजेंटेशन कैसे देना है, किस टॉपिक को, किस चीज को कैसे उठाना है। आजकल लोगों ने फेमस होने के लिए कुछ सवाल करते हैं। एक मुद्दा मालूम है, इंडिया पाकिस्तान। आप देखिए, जो छोटे मोटे यूट्यूबर्स या इंस्टा वाले हैं, वो इसलिए वही सवाल करेंगे, पाकिस्तान इंडिया, इंडिया पाकिस्तान, ये वहां भी हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है। या हिंदूवाद को लेके, हिंदू मुस्लिम को लेके, या छोटी मोटी ऐसी बेसिक चीजें हैं जो उस पेट्रोल के भाव बढ़ के, ये इस चीजों को लेके बहस होती है। सी पब्लिक गला फाड़ के चिल्लाती है, अपना भड़ास निकालती है। लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है, ये नहीं बता सकते वो। लेकिन एक जो जर्नलिस्ट होगा, जो पढ़ के आया होगा, जो समझता होगा, जो इस फील्ड में होगा और रोज चीजें देख रहा, समझ रहा होगा, उस विजन के बारे में बात करेगा कि इसको तोड़ कैसे निकाला जाए, इसके लिए क्या होना चाहिए, सरकार को आप क्या सलाह दे रहे हैं, सरकार से पूछेगा कि आप क्या कर रहे हैं। एक सिस्टमेटिक धारावाह तरीके से चलेगा जर्नलिस्ट, तो उसका एक चीज अलग होगी, क्या है ना। और ये जो भीड़ है सोशल मीडिया पे, इसका कोई तालमेल मेरे समझ में तो नहीं आ रहा है कि इनका कोई तालमेल है। नहीं, मेरा पूछने का ये मर्म है कि जो दिखाना चाहता है जर्नलिस्ट या जो दिखाना चाहता है चैनल ओनर, वो ही देखे हम, या उससे ज्यादा कुछ और भी देखने के लिए मिला तो देखने वाला व्यूअर भी जस्टिफाई करेगा बिल्कुल दिमाग से। बहुत 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 सही आपने बोला। हम वही देखते हैं जो चैनल हमको दिखाना चाहता है। तो वही तो मेरा सवाल है। जी जी जी, सही कहा आपने। चैनल जो दिखाना चाहता है हम वो देखते हैं। चैनल, अब जो आप देखिए, कोई न्यूज देख रहे हैं, आपको लग रहा है कि यार इसमें चीजें ये नहीं होनी चाहिए, लेकिन बार बार एक ही चीज को पॉइंट ऑफ किया जाता है। इसमें फिर वही बात आती है कि हो सकता है उनको किसी ने स्पॉन्सर किया हो कि आप सरकार के एंटी में दिखाइए, या कैसे में लोग भाई अपोजिशन के एंटी में दिखाइए। तो सोशल मीडिया पे तो इससे कोई बंधन नहीं, जो कोई सोशल मीडिया पे दिखा दिया, बिल्कुल खुली राय रहती है। अगर एक वहां पर कहीं आप जाइए, 20 लोग खड़े होंगे, आप 20 लोग की 20 राय होगी, वो बेबाकी से बोलेंगे वो लोग। आप जो बोलेंगे उसका वो कोई गालियां देगा, कोई समझदार पढ़ा लिखा होगा तो उसका प्रॉपर जवाब देगा। लेकिन चैनल पे हम वही देखते हैं, देख के दिल दहल जाए, डर जाए, क्योंकि वो उनका एजेंडा चला रहे हैं। बात यहाँ घूम फिर के एजेंडे की आती है। तो सोशल मीडिया से दबाव तो पड़ता होगा ना एजेंसीज पे। हाँ, सोशल मीडिया से प्रेशर तो आता है, क्योंकि आज सोशल मीडिया का जमाना है। सोशल मीडिया पे कोई चीज वायरल हो जाती है तो उस पर जल्दी रिएक्शन होता है। पुलिस प्रशासन, सरकार, आईबी, सीबीआई जो भी है, ये एक्शन लेते हैं। सोशल मीडिया से फायदा है, नुकसान है? सोशल मीडिया से कुछ हद तक तो फायदा है, लेकिन नुकसान भी है। नुकसान है कि अफवाहें बहुत जल्दी फैलती है। बराबर। कोई भी बात को आप बतंगड़ बना दीजिए, अफवाह बहुत जल्दी फैल जाएगी। अभी जैसे बंगाल झांसी की रानी का पुतला लगने वाला था दिल्ली में, वहां उन्होंने अफवाह फैला दी कि कुछ हो रहा है, इमीडिएट मुसलमान खड़े हो गए वहां पर आके, सैकड़ों हजारों की तादाद में। ये नुकसान है। वेस्ट बंगाल में देखिए जो सब चल रहा है, या और भी जगह देखिए जो दंगे फसाद हो रहे हैं, सबसे पहले इंटरनेट क्यों बंद कर देते? जम्मू कश्मीर में देखिए अफवाह फैलाना बंद हो जाए, इस ताकि सोशल मीडिया के माध्यम से अफवाह फैलना बंद हो जाए। ये ड्रॉबैक है, ये नुकसान है सोशल मीडिया का। लेकिन अगर आप जेन्युइनली या अवेयरनेस की कोई बातें करना चाहोगे तो बात बहुत जल्दी फैलेगी, तुरंत उसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। कोई अभी देखिए ट्रेनों में आजकल दिया जा रहा है सुविधाएं, कुछ होता है आप उसको ट्विटर कर दीजिए, सोशल मीडिया है वो। आपकी सीट के नीचे लाइट नहीं आ रही, पानी नहीं है, कोई दिक्कत है, ये टूटा है, वो फैन खराब है। अच्छा, फाइनली अभी मुझे ये पूछना है कि कंक्लूजन में, कि भारत में लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बोला जाता है जर्नलिज्म, पत्रकारिता को, तो क्या सही में वो भक्कम है वो स्तंभ, जिसका जो अपना लेखनी लेके चलता है या बूम लेके चलता है, क्या वो फाइनेंशियली उतना सुदृढ़ है
क्या वो जर्नलिज्म करके अपनी दो रोटी कमा सकता है? क्या उसको करना चाहिए? क्या ये सही रास्ता है? क्या लोकमान्य तिलक के मोटिव पे हम चल रहे हैं? क्या चल पाते हैं? तो क्या ये एक अच्छा कैरियर बन सकता है? वहां देखिए बताइए। देखिए, अगर आप देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, ऑनेस्टी से, ईमानदारी से आपका विजन है, तो आपका बहुत स्वागत है। लेकिन मीडिया को एक रास्ता बनाकर, एक जरिया बनाकर अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, अपना कोई उल्लू सीधा करना चाहते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आप लोग ज़्यादा इसमें कुछ कर पाएंगे। लेकिन लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और बहुत ज़रूरी है इसमें नया युवा पीढ़ी का जुड़ना। तो अगर आप अपने विवेक पे छोड़ता हूँ मैं आप लोगों के ही, कि आपको कैसा लगता है, आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। थैंक यू सो मच सर, हमसे बात करने के लिए और टाइम देने के लिए और अपने अनुभव शेयर करने के लिए, ताकि पता चले लोगों को कि जर्नलिज्म होता क्या है, इसमें पॉजिटिव पार्ट क्या होता है, नेगेटिव पार्ट क्या होता है, सच्चाई कितनी होती है, कितनी झूठी बातें होती है, प्रोपोगंडा क्या होता है। हर बात आपने खुल के बताई। और एक नए एपिसोड के साथ फिर मिलेंगे हम एक नए व्यक्तित्व के साथ। तो थैंक यू वेरी मच। देखते रहिए।